हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी सर्किट्स। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। लेकिन इन सब को पढ़ने से पहले हम डिस्कस करेंगे फेजर एंड फेजर डायग्राम। तो सबसे पहले मेरे साथ देखिए फेजर एंड फेजर डायग्राम। मित्रों, फेजर क्या होता है? फेजर एंड फेजर डायग्राम देखिए, फेजर का मीनिंग है ऐसी क्वांटिटी जो पीरियोडिकली मींस साइनोसॉइडली चेंज होती हैं, उन क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? फेजर बोलते हैं। फेजर इस चैप्टर में दो है हमारे पास, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, बोथ आर फेजर। क्यों फेजर है? क्योंकि ये साइन और कोसाइन फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट होती हैं और ये पीरियोडिकली दोनों वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो इक्वेशन है पिछले वीडियो में हमने बताया था, V इक्वल टू क्या बताया था? V नॉट साइन ओमेगा। ऐसे ही अल्टरनेटिंग करंट का जो इक्वेशन है I बराबर क्या होता है? I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये दोनों क्वांटिटी क्या है? साइन फंक्शंस के थ्रू रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? फेजर कहते हैं। मींस द क्वांटिटी विच कैन रिप्रेजेंटेड बाई साइन और कोसाइन फंक्शन ऑफ टाइम कॉल्ड फेजर। अब आप देखिए, ये जो टर्म है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे? ओमेगा टी। ये जो ओमेगा टी है इसको हम कहते हैं फेज एंगल। मींस वोल्टेज के लिए फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। सेम ईयर करंट के लिए फेज एंगल कितना है? ओमेगा टी। यहां भी फेज एंगल ओमेगा टी है, यहां भी फेज एंगल ओमेगा टी है। तो इसका मीनिंग क्या है? इन दोनों इक्वेशंस को हम अगर डिस्कस करें तो हम क्या कहेंगे? करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। तो बात आती है सेम फेज से क्या लेना है। देखिए, सेम फेज से क्या सेंस है? मान लीजिए ये वोल्टेज का कर्व है, साइन कर्व है, तो इसका मीनिंग क्या है? जो करंट है वोल्टेज के साथ साथ जीरो होगा, वोल्टेज के साथ साथ ही मैक्सिमम होगा। जैसे इस टाइम पे मींस इस वाले एंगल पे वोल्टेज जीरो है तो करंट भी जीरो होगा। यहां पे वोल्टेज मैक्सिमम है तो इस पॉइंट पे करंट भी मैक्सिमम होगा। मींस साथ साथ ये दोनों मैक्सिमम होते हैं, साथ साथ मिनिमम होते हैं। मींस दोनों के जो कर्व का नेचर है वो सेम होता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं बोथ क्वांटिटी आर इन सेम फेज, अगर यहाँ पे एंगल की वैल्यू सेम है। अब बात आती है फेजर डायग्राम क्या है? इन फेजर्स का ग्राफिकली रिप्रेजेंट होना फेजर डायग्राम कहलाता है। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेजर्स आर कॉल्ड फेजर डायग्राम। देखिए एक बार, तो फेजर समझ में आया? ऐसी क्वांटिटी जो साइनसॉइडली चेंज होती है उनको हम क्या कहते हैं? फेजर। एग्जांपल अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट बोथ आर फेजर। फेजर डायग्राम क्या है? द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फेजर्स आर कॉल्ड फेजर डायग्राम्स। जैसे वोल्टेज का जो इक्वेशन है B बराबर है मेरे पास B नॉट साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन है I इक्वल टू क्या है? I नॉट साइन ओमेगा टी। मान लीजिए ये दो इक्वेशन है मेरे पास, करंट और वोल्टेज। तो बहुत आसान है, एक बेस लाइन बना दीजिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे कितना एंगल है? ओमेगा टी वोल्टेज के लिए। तो वोल्टेज के लिए ओमेगा टी एंगल बनाते एक लाइन खींच दीजिए, दिस एंगल इज ओमेगा टी। ये किसकी लाइन हो गई? वी की। करंट के लिए कितना एंगल है? ओमेगा टी। तो यही लाइन करंट की भी होगी। आई एंड बी जो है एक ही लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट होगा। अगर मान लीजिए ये तो पहला पॉइंट हो गया जी हमारा। दूसरा, अगर B बराबर क्या है जी? B नॉट साइन ओमेगा टी। I बराबर होता I नॉट
साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू मान लेता हूं। इसको देखिए, यहां पे वोल्टेज के लिए फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी। करंट के लिए फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो दोनों में डिफरेंस है, मींस करंट का एंगल ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या है, करंट लीड कर रहा है। कितने एंगल से, पाई बाई टू एंगल से। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, देखिए बेस लाइन बना दी मैंने, यहां पे ओमेगा टी एंगल बनाइए थी, ये हो गया ओमेगा टी। किसके लिए हो गया, ये वी के लिए। आई के लिए कितना एंगल है, ओमेगा टी तो है ही है, इसमें पाई बाई टू और ऐड करना है। इस लाइन के साथ पाई बाई टू एंगल और बना दीजिए, ये। तो ये किसकी लाइन हो गई, आई की। दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर दीज इक्वेशन। एक थर्ड और देखिए, मान लीजिए b बराबर क्या है, बी नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। इसमें देखें, इसमें आई जो है, आई के लिए फेज एंगल कितना, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। मीन्स पाई बाई टू कम है, तो इसका मीनिंग क्या है, करंट जो है वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रहा है, करंट लैग कर रहा है, या आप कह सकते हैं वोल्टेज लीड कर रहा है। कितने एंगल से, 90 डिग्री से। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, बेस लाइन, ये ओमेगा टी एंगल, किसके लिए, वोल्टेज के लिए। अब ओमेगा टी में से 90 डिग्री घटा दीजिए, इस वाली लाइन से 90 डिग्री घटा दीजिए, नीचे के साइड कर दीजिए, तो ये आई के लिए इक्वेशन हो जाएगा। तो दिस इज दी फेजर डायग्राम फॉर दीज इक्वेशंस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो कोई भी इक्वेशन अगर आपको गिवन होती है तो हम फेजर डायग्राम्स बना सकते हैं, साइन कर्व भी बना सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चलेंगे आपकी समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एसी सर्किट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझने का पूरा प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सर्किट शॉर्ट में से आर सर्किट भी बोल देते हैं। पहला हमारा सर्किट है, देखिए मान लीजिए मित्रों, सर्किट में प्योर रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ये एसी सोर्स है जिसकी वोल्टेज कितनी है, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा, ये मैंने रखा है। तो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, फर्स्ट हाफ पॉजिटिव नेक्स्ट हाफ नेगेटिव, तो इसकी डायरेक्शन कंटिन्यू चेंज होती रहती है। जैसे अभी आधे साइकिल के लिए ऐसे है तो नेक्स्ट आधे साइकिल के लिए ऐसे हो जाएगा। लेकिन हम मान के चले कि एट एन इंस्टेंट इसमें करंट आई पास हो रहा और उस डायरेक्शन में, बात समझ में आ गई। तो एक बार इसकी प्रॉपर लैंग्वेज लिखने का प्रयास कीजिए, और एक जैसे हमने पहले सर्किट की लैंग्वेज लिख दी, एज इट इज सारे सर्किट की लैंग्वेज रहेगी। जैसे कंसीडर प्योर रजिस्टर of resistance are connected with the AC source, connected to the AC source, AC source से connected है, of voltage कितनी है जी, V, where V equal to क्या है, V नॉट साइन ओमेगा। इक्वेशन 1 मान, तो देखो, देन एट एनी इंस्टेंट करंट इन द सर्किट, आई बराबर क्या होगा, मान लीजिए किसी टाइम पे करंट आई निकालना है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ कहता है आई इक्वल टू बी अपॉन आर। बी की वैल्यू क्या है, बी नॉट साइन ओमेगा टी, आर से डिवाइड कर दीजिए।
बी नॉट अपॉन आर को हम क्या कह सकते हैं, आई नॉट। तो आई बराबर क्या हो गया यहाँ से, आई नॉट, दिस टर्म इज आई नॉट साइन ओमेगा। इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को देखिए, पहला इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन, दोनों को देखिए आप। यहां भी फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी, यहां भी फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो इससे क्या सेंस निकल के आ रहा है, अगर सर्किट में प्योर रजिस्टर है देन करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज। हेंस क्या रिजल्ट मिला, हेंस इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर रजिस्टर then current and voltage are in same phase, दोनों सेम फेज में होते हैं। तो इसका फेजर डायग्राम बना सकते हैं, अभी बना करके सिखाया था थोड़ी देर पहले। एंगल कितना है, ओमेगा टी, ओमेगा टी की एक लाइन खींच दीजिए। दूसरे में कितना एंगल है, ओमेगा टी, सेम ही आ गया। तो B एंड I एक ही लाइन से रिप्रेजेंट होंगे। तो ये क्या हो गया, फेजर डायग्राम फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट। समझ में आ गया। तो इसका मीन क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस कितना है, तो फेज डिफरेंस फॉर प्योर रेजिस्टिव सर्किट, डिफरेंस फाई की वैल्यू क्या होगी, ये वोल्टेज के लिए फेज माइनस करंट के लिए फेज। तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी है, तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, फाई की वैल्यू 0। समझ में आ गया क्या, पक्का देखो। तो करंट एंड वोल्टेज की में फेज डिफरेंस कितना है, 0। मीन्स करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, मीन्स साथ साथ मैक्सिमम होंगे, साथ साथ मिनिमम होंगे। ये आपकी समझ में आ गया होगा। पहला सर्किट हो गया आर सर्किट। सेकंड सर्किट देखिए, प्योर इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट शॉर्ट में से कह सकते हैं एल सर्किट। मित्रों मान लीजिए एक प्योर इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस कितना है, एल है, और ये जो है एसी सोर्स से कनेक्टेड है, ये एसी सोर्स बिल्कुल ट्रैक लैंग्वेज है, और जिसकी वैल्यू कितनी है जी, बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा। मुझे नहीं लगा कहीं आपको दिक्कत आने वाली है। किसी टाइम पे मान लीजिए इसमें करंट आई पास हो रहा है, डायरेक्शन ये है, कुछ टाइम के बाद हाफ साइकिल के बाद उल्टी डायरेक्शन हो जाती है, एसी में कंटिन्यू डायरेक्शन चेंज होती है। तो मैंने बताया एट एन इंस्टेंट सर्किट में कितना करंट है, आई, जिसकी डायरेक्शन ऐसे। अब आप और हम दोनों जानते हैं इंडक्टर जो है करंट में चेंज होने का अपोज करता है। तो इस इंडक्टर के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस होता है -L di/dt। ये सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाया है। ईएमएफ इंड्यूस्ड एट द एंड्स ऑफ द कॉइल, E बराबर होता है -L di/dt। ये सेल्फ इंडक्शन में हमने पढ़ा रखा है। क्लियर हो गया। एक बार लैंग्वेज और लिख लेते हैं। कंसीडर an inductor of inductance L connected with the AC source of voltage V, where B बराबर क्या है, B नॉट साइन ओमेगा। ये पहला इक्वेशन हमारा, हम ऑलरेडी जानते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जैसे करंट ये वेरिएबल सप्लाई है, तो इंडक्टर के एंड्स पे ईएमएफ इंड्यूस होगा,
तो एट एनी इंस्टेंट EMF induced at the ends of the inductor कितना होगा जी? E बराबर हो गया -L/di/dt। अपोज करता है, ये बात क्लियर हो गई। तो मैं आपसे कहूं टोटल EMF या नेट EMF कितना होगा? तो टोटल और नेट वोल्टेज ऑफ द सर्किट बराबर क्या हो जाएगा? B प्लस E। तो ओम्स लॉ आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दैट इज करंट इन द सर्किट, I बराबर क्या होता है? या आप ऐसे कर सकते हैं, देन ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ B इक्वल टू होता है IR, B प्लस E इक्वल टू टोटल EMF बराबर I इंटू R। ये इक्वेशन आ गया। बट हमने कैसा लगा रखा है? प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है तो R की भी वैल्यू 0 है। बट फॉर प्योर इंडक्टर R बराबर 0। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको? जब R 0 है तो मैं ये सब हटा दूं। देखिए R 0 है ना, तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा? B प्लस E बराबर 0 आ गया। B की वैल्यू क्या है जी? B बराबर हमने मान रखा है B0 sin ओमेगा t, और E की वैल्यू -L/di/dt बराबर 0। तो मित्रों di बराबर क्या आ जाएगा? यहां से B0 sin ओमेगा t अपॉन L/dt। क्लियर है? कोई कठिन नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स है। तो इंटीग्रेट कर दीजिए इसे। इंटीग्रेट टोटल करंट कितना आ जाएगा? I B0 अपॉन L एज आ गया। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा t अपॉन ओमेगा। ओके, तो ओमेगा बाहर ले लें, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी? B0 अपॉन ओमेगा L, और इसको हम कह सकते हैं साइन ओमेगा t माइनस पाई/2। कैसे आया एक बार समझिए। जैसे ये मैंने यहाँ पे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, साइन ओमेगा t माइनस पाई/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं साइन माइनस पाई/2 माइनस ओमेगा t। हम और आप जानते हैं साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस साइन पाई/2 माइनस ओमेगा टी। साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी। तो जैसे यहाँ पे माइनस कॉस ओमेगा टी था, तो इसकी जगह पे मैंने क्या लिख दिया? साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2। अब आप देखिए यहां से, ये जो ओमेगा एल है इसे हम कहते हैं एक्स सफिक्स में एल, एक्स एल, और इसका नाम होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मित्रों, अब बात आती है, नया वर्ड आ गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। क्या बोलते हैं इसे? इंडक्टिव रेजिस्टेंस का मतलब रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है। तो देखिए, तो क्या मिल जाएगा ये मुझे यहां पे? तो I बराबर क्या मिलेगा? B0 अपॉन XL। ओमेगा एल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? XL
साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। बी नॉट अपॉन एक्सएल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, करंट। आई बराबर क्या आ गया, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। ये इक्वेशन आ गया जी, इक्वेशन 2। ये जो टर्म है ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आएगा। एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। इक्वेशन 2 समझ में आ गया, ये मैं सब हटा रहा हूं। देख, तो पहला इक्वेशन क्या था हमारा, b बराबर होता था b नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन 1 था। यहां पे फेज एंगल ओमेगा टी, यहां पे ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। तो इसका क्या मतलब है, करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, या आप कह सकते हैं वोल्टेज 90 डिग्री से लीड कर रहा है। तो इसे एक बार लिख लेते हैं, हेंस इफ सर्किट कंसिस्ट ऑफ प्योर इंडक्टर देन voltage lead to the current by phase angle phi by 2। अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर लगा हुआ है देन वोल्टेज लीड करेगा कितने एंगल से, 90 डिग्री से। किससे लीड करेगा, करंट से लीड करेगा। तो इसका फेजर डायग्राम क्या होगा, आपने बना लिया होगा ऑलरेडी, नहीं बनाया जिनसे बनाया वो यहां देखें। ये बी नॉट, बी के लिए करंट 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो इससे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये आई की लाइन बन गई। करंट एंड वोल्टेज के लिए फेजर डायग्राम बन गया, समझ में आ गया होगा। तो हटा दें, प्योर इंडक्टर आपकी समझ में आया। तो इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी आई है, एक्सएल। एक्सएल की वैल्यू क्या आ रही है जी, ओमेगा है, ये आ गया। तो जैसे अब एक्सएल का मतलब क्या है, ओमेगा मींस 2 पाई न्यू है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट मींस एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मींस ये जो रिएक्टेंस होते हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई। मोर फ्रीक्वेंसी मोर रिएक्टेंस, मोर लेस फ्रीक्वेंसी लेस इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आ गया। तो इसका ग्राफ कैसे आएगा, ये मैं एक्सएल ले रहा हूं इस साइड और ये फ्रीक्वेंसी ले रहा हूं, तो ग्राफ ऐसे है। क्लियर, ठीक। एक थर्ड सर्किट और आज की क्लास में लेंगे। थर्ड सर्किट इज कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट। जो कैपेसिटर है वो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मान लीजिए प्योर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है, सी है, और ये एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ये एसी सोर्स हो गया, एसी सोर्स कैपेसिटर सी। मान लीजिए इसमें से किसी टाइम पे करंट कितना है, आई है। तो इस एसी सोर्स की जो वोल्टेज है बी बराबर कितनी है, बी नॉट साइन ओमेगा टी है। लैंग्वेज वही पुरानी। Consider a capacitor of capacitance C connected with the AC source of voltage B equal to B naught sin omega t। लिखने की जरूरत नहीं, एक बार फिर दोबारा सुनिए। Consider a capacitor of capacitance C connected with the AC source of voltage B equal to B naught sin omega t। ये पहला इक्वेशन आ गया। B बराबर क्या आ गया जी, B naught sin omega t। हमारा फर्स्ट इक्वेशन वोल्टेज की वैल्यू देखो। तो कैपेसिटर का रोल क्या होता है, ये चार्ज को स्टोर करता है। तो मैं आपसे कहूं एट एनी
instant charge on the plate of the capacitor. Plate of the capacitor कितना होगा मित्रों? Q इक्वल टू होता है CV, B की वैल्यू हमारे पास है, बराबर क्या आ जाएगा? C B नॉट साइन ओमेगा। मुझे नहीं लग रहा कहीं कोई दिक्कत है। हमें I चाहिए तो इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ चार्ज चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो ये dq बाई dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा? c कांस्टेंट, b कांस्टेंट, d बाई dt, ध्यान दीजिए साइन ओमेगा टी, तो इसको तो हम i कह देते हैं। तो i बराबर क्या आ जाएगा? c v नॉट साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और मैं लिख दूं i बराबर आ गया v नॉट अपॉन वन क्या? 1 अपॉन ओमेगा सी, और कॉस ओमेगा टी एक लाइन और लिख लीजिए, कॉस ओमेगा टी। और देखिए आई बराबर आ गया बी नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, कॉस ओमेगा टी को हम कहते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। तो बात देखिए साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और ये जो देख रहे हैं 1 अपॉन ओमेगा सी, इसको हम कहते हैं एक्सी, और इसको हम कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस समझ में आ गया? मींस रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे मैंने रिएक्टेंस वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, एक तरह का रेजिस्टेंस है, लेकिन ये ऐसा रेजिस्टेंस जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उसे हम क्या कह देते हैं? रिएक्टेंस कहते हैं। द रेजिस्टेंस विच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रिएक्टेंस। जैसे इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा था, ये भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा? तो आई बराबर क्या आ जाएगा? यहां से बी नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो मित्रों ये हटा दूं, तो देखिए दिस टर्म इज कॉल्ड बी नॉट अपॉन एक्सी मीन्स आई नॉट। तो आई बराबर क्या आ जाएगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशंस को देखिए, यहाँ पे एंगल कितना है? ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, मीन्स करंट लीड कर रहा है कितने एंगल से? पाई बाई टू एंगल से। Hence, if circuit consists of pure capacitor, then current lead to the voltage by phase angle पाई बाई टू। तो इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना हो गया? ये ज्यादा है, डिफरेंस कितना आया? पाई बाई टू। फाई की वैल्यू यहाँ पे, फाई मीन्स फेज डिफरेंस कितना आ गया? पाई बाई टू। तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा? फेजर डायग्राम बना दीजिए। कोई समस्या है ही नहीं आपको ये डायग्राम बनाने में। ओमेगा टी एंगल किसके लिए है? वोल्टेज के लिए। ये तो बी हो गया। करंट कितना एंगल लीड कर रहा है? पाई बाई टू। वोल्टेज की लाइन से पाई बाई टू एंगल बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ये आई आ गया। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर बिटवीन करंट एंड वोल्टेज फॉर प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो एक चीज और देखिए आपने, यहाँ पे जो XC की वैल्यू कितनी थी? 1 अपॉन ओमेगा सी। मीन्स XC बराबर क्या आ गया? 1 अपॉन 2 पाई न्यू सी, सी कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मीन्स XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा? XC वर्सेस न्यू, ये ग्राफ आएगा। समझ में आ गया होगा?
तो मित्रों आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट एंड प्योर कैपेसिटिव सर्किट। अगर सर्किट में प्योर रेजिस्टर है तो करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन सेम फेज, मींस फाई की वैल्यू 0 होगी। अगर सर्किट में प्योर इंडक्टर है उस केस में वोल्टेज लीड करता है, वाई फेज एंगल π/2, मींस फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 का होगा। अगर सर्किट में प्योर कैपेसिटर है देन करंट लीड टू दी वोल्टेज, वाई फेज एंगल π/2, फेज डिफरेंस भी कितना होगा, अगेन π/2 का, लेकिन इस केस में करंट लीड कर रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तीनों। अगर ये हमारी तीनों टॉपिक समझ में आ जाते हैं तो नेक्स्ट जो सर्किट्स होंगे वो आपकी समझ में आएंगे, अदरवाइज समझ में नहीं आएंगे। थैंक यू।